हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी पे। तो जितने भी मित्र हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या खासकर जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट मैथ है, उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का जो हमारा 2021 टीजीटी मैथमेटिक्स का एग्जाम या पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन हम आपको कराने वाले हैं। और इस सॉल्यूशन की खास बात यह रहेगी दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस प्रकार से करेंगे या इस अप्रोच से करेंगे कि जिस अप्रोच से हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, लगभग 125 क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे और वक्त बहुत कम रहता है, समय बहुत कम रहता है। तो ऐसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से सीख जाते हैं तो इस एग्जाम को निकालने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। तो होता क्या है, जैसे कि कुछ लोग का इंटेंट रहता है कि वो शुरुआत से लेके लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो एग्जाम देने जा रहा है तो उसको मैथमेटिक्स जाहिर सी बात है आती ही होगी अच्छी खासी। और सब लोग 11th 12th या बीएससी में पढ़ के आए हैं। और यूपी टीजीटी में तो लगभग 80 से 85% तो हमारा यही रहता है, क्लास 12th से ही रहता है मैथमेटिक्स का। बाकी बीएससी का तो बहुत ही कम आता है, कुछ ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम। तो सब लोग पढ़ के आते हैं तो सबको लगता है कि हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो एक तरफ से क्वेश्चन करने में लग जाते हैं। होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम ज्यादा लगता है। तो कोशिश करिए आप उन क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करिए, उनको स्किप करिए। क्योंकि 125 क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि आप जब 125 क्वेश्चन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जरूरी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करें। जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे या ज्यादा होंगे उस टाइम पीरियड के अंदर, वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितना टाइम लेने वाला है और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आया था, अपने एग्जाम में आया था 2021 में। तो इसे देख के ही मुझे लगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि जिस हिसाब से या जिस मेथड से मैं लगाना चाह रहा हूँ या मुझे लगाना है इसको, वो मेथड थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है। या हो सकता है एक बार में आंसर ना आए, क्योंकि ये डायनेमिक और ये सब चीजें बहुत पीछे छूट जाती हैं, तो इनकी अच्छी इतनी ज्यादा पकड़ रह नहीं जाती है, क्योंकि दसियों साल हो गए मैथ ये सब पढ़े हुए, तो उतना प्रैक्टिस नहीं रहता है। और हम लोग तैयारी के समय भी इस टाइप के टॉपिक को हम लोग इतना ज्यादा लाइटली लेते नहीं, बहुत ही नॉर्मली लाइटली लेते हैं और देखते हैं कि हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो डायनेमिक्स है हमारे वीडियो सीरीज में भी डायनेमिक्स के, ग्रेविटेशन मोशन के, जितना भी एग्जाम में आने वाला है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, वो सब क्वेश्चन मैंने कराए हैं वहां पे और हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन भी वहां पे कराया गया है जो आपको इस सॉल्यूशन में मिलेगा। और इस पेपर के अंदर जितने भी डायनेमिक और स्टैटिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सबको उन वीडियो सीरीज में कराया गया है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है और उस हर टाइप के मेथड को भी समझाया गया है। तो आई बटन पे क्लिक करके आप वहां से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने भी वो वीडियो सीरीज नहीं देखी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। स्टैटिक्स डायनेमिक्स अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर रखे हैं और उम्मीद करते हैं आपको वो सारे समझ में भी आएंगे। तो अब हम लोग अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये गुब्बारा G/8 सेंटीमीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। आधे मिनट बाद उसमें से एक पिंड गिराया जाता है। पिंड को भूमि पर पहुंचने में लगा समय क्या है, ये पूछा है। तो इसका भी हमने मेथड डिस्कस किया था कि पैरासूट पे, ये गुब्बारा क्या पैरासूट होता है। ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये धरातल है, यहाँ से एक पैरासूट को उड़ाया जाता है और आधे मिनट के बाद वो पैरासूट कुछ इस प्रकार यहाँ पर पहुंचता है, इस प्रकार से।
अब इस पैराशूट में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस पैराशूट पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो यहाँ से एक पत्थर को छोड़ देता है, वो एक पत्थर को छोड़ देता है। अच्छा, कितनी देर के बाद छोड़ता है? तो बोला गया था कि आपको आधे मिनट के बाद, आधे मिनट का अर्थ होता है 30 सेकंड के बाद पत्थर को छोड़ दिया गया है। कितने समय के बाद? 30 सेकंड के बाद। अब ध्यान दीजिएगा, ये गुब्बारा इस धरातल से 0 वेग से चलता है और एक निश्चित एक्सेलरेशन के द्वारा चलते हुए यहाँ पे पहुंचता है 30 सेकंड के बाद। तो ये गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है किस त्वरण से? तो A इक्वल टू G/8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहां से जब ये पत्थर छोड़ा जाएगा, तो चूंकि गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है, ये व्यक्ति भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो जैसे ये पत्थर छोड़ेगा तो कुछ समय के लिए ये पत्थर भी ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि छोड़ते समय इस पत्थर पे हमारे हाथ के द्वारा एक फोर्स अप्लाई किया जाएगा जो इस पत्थर को ऊपर की ओर ले जाएगा। ये आप जानते होंगे। तो इस पत्थर ये कुछ दूरी तक ऊपर तक जाएगा और उसके बाद एक निश्चित ऊंचाई तक जाके इसका वेग शून्य हो जाएगा और यहां से ये नीचे गिरना शुरू कर देगा। इस टाइप से यहां से चलते हुए इस धरातल पे आके टकरा जाएगा। तो ये समय पूछा है कि कितने समय के बाद ये पिंड जो है या पत्थर जो है ऊपर जाके नीचे धरातल पे टकरा जाएगा, उस समय की गणना करनी है हमें। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस समय ये पिंड छोड़ा जा रहा है, उस समय जो भी वेग इस गुब्बारे का रहा होगा वही वेग इस पिंड को मिलेगा, वही वेग वही वेलोसिटी इस पिंड को मिलेगी। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है और ये वेलोसिटी वही होगी जो इस गुब्बारे की 30 सेकंड के बाद होगी। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहें, गुब्बारे का वेग, गुब्बारे का वेग 30 सेकंड बाद, तो ये कुछ इस तरह आएगा v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस as। इससे आ जाएगा v बराबर u माइनस 80 से। ठीक है, यहां से आ जाएगा। ये गुब्बारा का अपना खुद का एक्सीलरेशन है, इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे। जब तक गुब्बारे के बारे में बात करेंगे तब तक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की बात नहीं होगी। तो यहाँ से v बराबर u, अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस ये प्लस ले लेते हैं प्लस 80। ए क्या है दोस्तों? g/8, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ऊपर की ओर है, तो 80 है। तो g/8 इंटू टी है 30 सेकेंड। टी कितना है हमारे पास? 30 सेकेंड। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 15 और ये 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 15 g/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी 30 सेकेंड के बाद इस गुब्बारे की। अब जो वेग इस गुब्बारे का होगा वही वेग इस पिंड का होगा। फिर ये इसी वेग से पिंड ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कुछ समय भी लगेगा और कुछ ऊंचाई भी तय करेगा। ठीक, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये नीचे की ओर आना शुरू कर देगा। तो इसका टोटल टाइम निकालना है हमें। तो ये टोटल टाइम हम दो टाइप से निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले ये हाइट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 सेकंड में गुब्बारे द्वारा चली गई तय की गई ऊंचाई। तो गुब्बारे की ऊंचाई की बात करते हैं, अगर गुब्बारे की ऊंचाई कैपिटल H, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो h इक्वल टू 0 प्लस 1/2, ये है g/8 एक्सेलरेशन और t है 30 इंटू 30। तो यहाँ से हमारे पास ये हो सकता है 225 g/4। ये हमारे पास हाइट आ जाती है 225 अपॉन इंटू g/4। ये ऊंचाई आ गई 30 सेकंड के बाद ऊंचाई। अच्छा, जो इस गुब्बारे की ऊंचाई होगी वही इस पिंड की ऊंचाई होगी। अब इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? पहले तो हम इस गुब्बारे को यहां तक पहुंचने में लगा समय निकाल लें t1,
फिर यहाँ से यहाँ तक समय पहुंचने में लगा समय निकाल ले T2 और दोनों को ऐड कर दे तो टोटल टाइम आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक और तरीका होता है दूसरा। जैसे ये गुब्बारा ये पिंड जो है ऊपर की ओर जा रहा था, तो जब ऊपर की ओर जाके यहाँ पे जीरो होके, इसका वेग जीरो होके फिर नीचे की ओर आना शुरू करेगा, तब इसका यहाँ पे वेग वही होगा जो यहाँ पे होगा। इसके ठीक उसी ऊंचाई पे इसका वेग सेम होता है। ये नियम आप याद रख सकते हैं कि जो भी वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर की ओर थी, वो वेलोसिटी यहाँ पे नीचे की ओर होगी। बस ये अगर पॉजिटिव थी, ये हम निगेटिव ले लेंगे। बस वेलोसिटी क्या ले लेंगे, निगेटिव। अब यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय हम कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। अब इस पिंड के लिए बात कर रहे हैं, अगर ये पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल अब ग्रेविटेशनल के अंडर में मोशन करेगा, ग्रेविटी के अंडर में मोशन करेगा, ना कि इसका अपना कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ये केवल ग्रेविटी के अंडर में एक्सीलरेशन करेगा। अब चूंकि ये पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर तो ग्रेविटी प्लस होती है, ठीक। और ये हाइट हमको पहले से पता है, वो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, कितनी हाइट इसको ट्रेवल करनी है। तो ये टाइम निकाल लेंगे हम। तो फॉर्मूला फिर से, फॉर पार्टिकल। अब इस पत्थर के टुकड़े के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जी का यूज करेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल का अपना एक्सीलरेशन नहीं है, ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रहा है। क्योंकि जो एक्सेलरेशन इस गुब्बारे ने दिया था, वो यहाँ पे जाके खत्म हो गया। अब यहाँ से फिर जब गिरना शुरू किया है, तो वेलोसिटी तो वो आ जाएगी जो पहले यहाँ पे थी, बट अब वो किसकी वजह से आई है, वो आई है इस जी की वजह से। तो एच हमारे पास है 225 अपॉन इंटू जी बाई 4 प्लस, अब यू हमें निगेटिव लेना है, यू हमारे पास आया था 15 जी अपॉन 4, तो माइनस 15 जी बाई 4 प्लस 1 बाई 2। जी की वैल्यू 10 अगर हम पुट करते हैं तो टी हमें निकालना रहेगा। जी की वैल्यू अगर हम 10 पुट करते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा, टी। तो यहां से देखते हैं, इस अगर 4 को हम लोग कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अब 4 4 सभी का कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनता है कुछ इस टाइप से कैलकुलेशन। ये जी की वैल्यू अगर हम 10 नहीं रखते तो जी ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी का काम खत्म हो गया। क्या मिलेगा, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस 15t, ये t माइनस 15t, और ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस 225 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे। 2t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 225 इक्वल टू 0। 225 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 450, और इसके फैक्टर कर लेंगे, प्लस 15 माइनस 30, प्लस 15 माइनस 30 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसके हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं प्लस 15t माइनस 30t माइनस 225 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन अगर लेते हैं तो 2 प्लस 15 t प्लस 15, 2t आएगा, सॉरी 2t प्लस 15, यहाँ से माइनस 30 कॉमन लेते हैं, 15 कॉमन ले लेते हैं, 15। तो यहाँ से 2t बचेगा और प्लस 15 बचेगा। अब दो फैक्टर हमें मिल गए, 2t प्लस 15 और एक फैक्टर मिल गया t माइनस 15। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 15 और यहाँ से t की वैल्यू आएगी माइनस 15 बाई 2। तो निगेटिव वैल्यू हमें रिजेक्ट कर देना है, पॉजिटिव वैल्यू ले लेना है। तो यहाँ पे समय हमें निकल के आ जाता है 15 सेकेंड। तो इस तरह से हम इन टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन या हल कर सकते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा लंबा था, आपको पता भी होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन लंबा आएगा, और इसकी कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है जिसको लगा के आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सके। इसके लिए आपको 100% ये मेथड लगाने ही होंगे, ठीक।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन था, इतना टाइम लग गया है। थोड़ा समझाने में तो ज्यादा ही लगा है, लेकिन आप अगर खुद से सॉल्व करते हैं तो शायद इससे आसानी से, थोड़ा जल्दी से, स्पीड में इसको कैलकुलेट कर सके। रूल्स, नियम, फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप जल्दी से जल्दी इस तरह के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। सिंपल सा था। इसका पूरा स्पेशल वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में है, वहां से जाके आप इस टाइप के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस टाइप के क्वेश्चन, ये सीरियल से ही है। पहला क्वेश्चन हम लोग आप लोग करा चुके हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। और ये सब क्वेश्चन आपका पेपर ही है, 2021 टीजीटी का मैथ का जो पेपर आया था वही पेपर है सिंपली। ये पेपर भी आप देख सकते हैं, खूब अच्छा खासा लिखा पढ़ा पेपर है। यही एग्जाम मैंने भी दिया था, आप देख पा रहे होंगे। और बहुत लकी एग्जाम है मेरे लिए, वैसे मैं कहूँगा, जिसने इतनी इज्जत की नौकरी दी, और बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया कसम से। आप लोगों के लिए भी हमारी शुभकामनाएं, आप सबके साथ अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए, मेहनत करिए। जहां से भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है वहां से आप तैयारी करिए और लगे रहिए एकदम लास्ट तक। हार तो माननी ही नहीं है, और बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम है, तैयारी अच्छी हो चुकी है, तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। और सभी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से उठा लिए बस लगे हैं उसी में, नहीं। जो जेई मेंस के सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, और वो भी टॉपिक जो टीजीटी में पूछे जाते हैं, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया, मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो गया, वेक्टर 3D का क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप के जो जेई मेंस मेंस के, एडवांस नहीं, केवल जेई मेंस अगर क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल वाले क्वेश्चन, सिंपली क्वेश्चन, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, और टाइम मैनेजमेंट भी आपका अच्छा होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको तैयारी, अच्छी तैयारी की तरफ ले जाती है। ठीक है, बाकी लोग तैयारी तो बहुत ही लोग कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो तैयारी स्मार्ट तरीके से करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। जो अगर कोई दोस्त इस वीडियो को देख रहा है तो उसको एक चीज और मेरी सलाह है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, चीजों को मैंने देखा है, समझा है, जाना है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक बात और बताना चाहेंगे कि एक बुक जो आप सब ने ले रखी होगी यूथ कंपटीशन की, और उसमें बहुत सारे भी क्वेश्चन दिए होंगे। और मुझे लगता है कि इस वीडियो पे इस चीज पे चर्चा हम लोग एक अलग वीडियो से करते हैं। फिलहाल हम यहाँ सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, और जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको अलग से एक वीडियो में विस्तार में चर्चा करके बता दूंगा, शायद आपको उससे बहुत हेल्प मिले। तो अब बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। सिंपली एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। यहाँ पे हम किसी फंक्शन को t मानेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो सेकंड फंक्शन होगा वो आ जाएगा, फिर हम पूरे को dt से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग पुट कर लेते हैं log sin x को t अगर हम मान लेते हैं, log sin x इक्वल टू टी, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास आता है 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x, और dx इक्वल टू dt। तो यहां से दोस्तों cos अपॉन साइन होता है cot x, dx बराबर dt, ये आता है। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 2 आप देख रहे होंगे, cot x अपॉन log sin x और dx।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन को, एक फंक्शन को टी मानते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरा फंक्शन मिल जाता है हमको, फिर उसको dt से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग पुट करेंगे log sin x को t के बराबर। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था log sin x, इसको हमने मान लिया t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो log sin x का log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और dx इक्वल टू dt। तो cos अपॉन sin बच्चों होता है दोस्तों cot x, dx इक्वल टू dt। तो अब देख पा रहे होंगे cot x dx की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, dt, और अपॉन में log sin x को क्या हमने मान लिया था t, तो अपॉन में t। अब इसका अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है log t, क्या आएगा दोस्तों, log t प्लस c। अब t की वैल्यू, t को जो हमने माना था, पुट किया था t की जगह पे, फिर से उसे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा log sin x प्लस c। अब ऑप्शन इसको देख लीजिए, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए कैसा लगा आप सबको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सॉल्यूशन पे ही ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन तरीका यही है जो हम पिछले यूज कर सके हैं। इसमें एक फंक्शन को टी मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा फंक्शन मिल जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और लिमिट लगी है तो लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पुट करेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू टी। अब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये आपसे नहीं छूटने चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये आपसे इसके भी नहीं होने चाहिए, पहली ही नजर में इसका आंसर आना चाहिए आपके पेन से। तो tan इनवर्स को t मानते हैं, और जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आती है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x का तो dx होता है, t को डिफरेंशिएट करेंगे तो dt। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, t। और tan इनवर्स को तो हमने मान लिया था t, तो t dt आ जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन t dt 0 टू 1। अब t को इंटीग्रेट करते हैं तो टी स्क्वायर बाई 2 आता है, और लिमिट हमारी होती है 0 टू 1। t का वापस वैल्यू रख देंगे जो थी हमारे पास tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, ये स्क्वायर रहेगा तो इसको अलग से स्क्वायर कर देंगे, और बाई 2, और लिमिट वही है 0 टू 1। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो x की जगह पे 1, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 0 पुट करते हैं तो tan इनवर्स 0 बाई 2 का, अच्छा तो वो टोटल पे स्क्वायर नहीं है, केवल tan इनवर्स पे स्क्वायर है, ठीक। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अब क्या आएगा इसके बाद, आपके पास क्या मिलने वाला है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ ज्यादा ही जल्दी के चक्कर में एक चीज गड़बड़ कर दिए हैं हम लोग, लिमिट नहीं कन्वर्ट किए हैं। लिमिट, लिमिट पे ध्यान दीजिएगा, यही गलती एग्जाम में होती है। तो अगर जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें लिमिट कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं ये 0 टू x है, तो 0 टू 1, तो पहले x इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू क्या होगी, जब यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे, tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, तो t की वैल्यू भी 0। अब 1 की बात करते हैं, x इक्वल टू जब 1, जब अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो अब t की वैल्यू आएगी पाई बाई 4, क्योंकि tan में पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब नई लिमिट हमारे पास दोस्तों आ जाएगी 0 टू पाई बाई 4, और फंक्शन हमारे पास आएगा ओनली t, और उसके बाद dt। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो टी स्क्वायर बाई 2 और 0 टू पाई बाई 4 dt। अब हमें t को वापस उसी फॉर्म में रखने की जरूरत भी नहीं है। अब डायरेक्टली हम लोग लिमिट पुट करते हैं तो t की जगह पे पाई बाई 4 का स्क्वायर बाई
2। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 2, तो फाइनल हमारे पास मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 32। बस ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें जब लिमिट कन्वर्ट कर लिए तो वापस हमें टी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, तो ये इंटीग्रेशन आप सबको आता होगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे लिमिट कन्वर्ट करने का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन में बहुत दमदार चीज है। कई लोग सोचेंगे कि इसको बाद में करेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बाद में करने के लायक नहीं है। ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या तरीका है इसका? आप सोच रहे होंगे कि पैराबोला दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, कुछ इस तरह का एक ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर में दिया हुआ है, तो कुछ ग्राफ बनेगा, एक लाइन खींचेगी, फिर ग्राफ और लाइन के बीच का ये एरिया निकालना है। तो पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होंगे, फिर इंटीग्रेट करना होगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आएगा एरिया। जरूरत नहीं है इतना करने की, बात समझिएगा। हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट सिखाई गई है। और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब पैराबोला पैराबोला को काटता है, अगर पैराबोला लाइन को अगर काटता है, या लाइन पैराबोला को काटती, मतलब कोई भी हो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, सबके लिए अलग अलग लिमिट या शॉर्ट ट्रिक्स आपको दी है, जिनको अप्लाई करके आप 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का हम आंसर करें, तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करने की। जो पैराबोला हमारे पास दिया है 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर दिया है, जबकि फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये इस फॉर्म में पैराबोला होता है हमें। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इंटू 1/3y। अच्छा, 4 तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, a की जगह पे 1/3 है और ये y है, तो यहां से दोस्तों हमें a की वैल्यू मिल जाती है, a की वैल्यू मिल जाती है 1/3। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 1/3। तो a की वैल्यू ही हमें जरूरत थी। और जो रेखा दी हुई है, ये दी हुई है 2y इक्वल टू 3x प्लस 12। तो अगर इसे हम y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास आता है y इक्वल टू 3/2 x प्लस 12/2, क्योंकि इस 2 से राइट साइड ले जाके डिवाइड कर दिया। तो mx, m की वैल्यू क्या आ गई, m आ गया यहाँ पे 3/2। बस हमें a और m निकालना है। a कहाँ मिलेगा, पैराबोला की इक्वेशन से मिलेगा, और a कहाँ से, m कहाँ से मिलेगा, तो m लाइन की वो है प्रवणता जिसको कहते हैं। अब एरिया निकालने का जो शॉर्टकट है वो है 27 इंटू 8/3 ए स्क्वायर एम क्यूब। एरिया निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो है 27 गुणे 8/3 ए स्क्वायर एम क्यूब। इस फॉर्मूले से इस ग्राफ का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास पैराबोला वाई स्क्वायर में दिया होता, तो ए स्क्वायर बटे एम क्यूब कर देते हम लोग, बस ए स्क्वायर बटे एम क्यूब कर देते, बस कुछ नहीं करना है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट, 27 इंटू 8/3, ए की वैल्यू है 1/3, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका 1/9, एम की वैल्यू है 3/2, तो इसका क्यूब होगा 27/8, 8 से 8 कैंसिल, 9 इंटू 3 से 27 कैंसिल, और बचता है हमारे पास ओनली 27। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 वर्ग इकाई। अब बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, फिर भी लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन एग्जाम होता है। लग रहा है कठिन, पहले क्वेश्चन को छोड़ के कुछ लगा अभी तक कठिन इसमें? फिर भी इतने लोग बाहर क्यों होते हैं, क्यों होते हैं? इसका कारण है यही टाइम मैनेजमेंट। उन्हें पता होना चाहिए हमें कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन करने वाले थे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 12 नंबर पक्के आपके यहां से। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनको ध्यान से देखिए एक बार। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपके सामने उपस्थित हैं,
और इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा लिखा हुआ है कि किन्हीं दो समुच्च ए और बी के लिए ए माइनस बी बराबर है। ये लिखा हुआ है किन्हीं दो समुच्च ए और बी के लिए, मतलब दो सेट हैं हमारे पास, ए और सेट बी। इसके लिए ए माइनस बी बराबर है 4। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका एनालिसिस आप किस प्रकार से कर सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम में, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके पास दो सेट हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी। अब यहाँ पे 100% इंटरसेक्शन यूनियन तो होगा ही, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है कि ए और बी दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब ये सेट ए है, ये सेट बी है पूरा। ये जो सर्कल बना है इसको हम रेड कर दे रहे हैं, ये सर्कल पूरा क्या है? बी है। ठीक, इसका बी नाम है। ये बीच वाला पार्ट हम लोग जानते हैं ये क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है। और पूरा मिला के क्या होता है? ए यूनियन बी होता है। ए यूनियन बी, ए और बी अगर हम पूरा मिला देते हैं तो ए यूनियन बी सबको पता है। क्वेश्चन बोला है ए में से ए माइनस बी घटा दो। अच्छा, ये पार्ट कोई बता सकता है क्या होता है? इतना जितना हम कलर कर रहे हैं, ये पार्ट क्या होता है? वो पूरा है ए, ये पूरा क्या है? ए ब्लू कलर का। उसमें रेड वाला जो बी वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है। बी वाले पार्ट को नहीं कैलकुलेट किया गया। ये जो हमने सेट किया है एरिया, इस एरिया को आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा ए है, पूरा ए है, लेकिन ए का इतना भाग इसमें कंक्लूड नहीं किया गया है। तो इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। अब हमें ए में से ए माइनस बी घटाने को कहा गया है। ए में से ए माइनस बी को घटाने के लिए कहा गया है। अच्छा, ए है पूरा, ये हो गया ए हमारे पास, ये क्या हो गया? ए में से ए माइनस बी को घटा दो तो ए माइनस बी इतना भाग ही तो है, यही वाला तो ए माइनस बी है। तो ये हटा दोगे अगर, चलो हम यहां से हटा देते हैं, ए माइनस बी वाला पार्ट हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? तो हमारे पास केवल इतना भाग बचता है, ये वाला। ये ए का हिस्सा है, ए का मतलब बी तो है ही है इसमें, लेकिन ए का इतना भाग बचता है। अच्छा, इस भाग को अभी हम लोग क्या कहते हैं? इस भाग को क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है? ए इंटरसेक्शन बी। ए में से ए माइनस बी निकाल देने पे हमें क्या मिलता है? ए इंटरसेक्शन बी मिलता है। ये इसका आंसर होता है। यहाँ पे इतना सा थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना था, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 300 लोगों के समूह में 150 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने लोग दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं? अब आप एक बात यहाँ ध्यान से देखेंगे कि टोटल टोटल पर्सन कितने हैं? 300। और हिंदी जो पर्सन बोल सकते हैं वो है 150, और इंग्लिश जो बोल सकते हैं वो कितने हैं? 200। तो अगर इनकी टोटल की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे 350। 350 टोटल से 50 ज्यादा। इसका मतलब इन दोनों में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो वो लोग कितने ऐसे हैं? 50 लोग, क्योंकि टोटल 300 थे। टोटल हिंदी बोलने वाले 150, इंग्लिश बोलने वाले 200। तो टोटल अगर हम मिला के देखते हैं तो 350 आता है, लेकिन टोटल लोग कितने थे? 300 ही थे। मतलब यहाँ पे जो 150 और 200 है, इनमें कुछ संख्या, अच्छा यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो इन सब को मिला के कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं? तो वो 50 लोग ऐसे हुए, 50 लोग। तो ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते होंगे, आपने सीख रखा होगा। अब बात आती है इस वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC में cos A इक्वल टू साइन बी अपॉन 2 साइन सी दिया हुआ है। तो हमें बताना है ये त्रिभुज किस टाइप का होगा, त्रिभुज किस टाइप का होगा। दिया हुआ है cos
ए इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, साइन बी अपॉन 2 साइन सी। अगर इस साइन सी का इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है 2 कॉस ए साइन सी इक्वल टू साइन बी। अब हम एक बात जानते हैं कि ट्रेंगल के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है 180, आई मीन पाई। तो यहां से अगर हम बी की बात करेंगे तो ये आएगा पाई माइनस, बी की बात करेंगे तो पाई माइनस ए प्लस सी, ए प्लस सी। अगर दोनों साइड में हम साइन ले लेते हैं तो साइन बी इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई माइनस ए प्लस सी। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहां से मिल जाएगा हमारे पास साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस सी। ठीक, अब साइन बी की जगह पे, साइन बी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी। ये बी नहीं है दोस्तों, ये है सी, यहाँ पे है सी, ऊपर वाला सी। तो अब हमारे पास क्या मिल जाएगा? 2 कॉस ए साइन सी इक्वल टू साइन ए प्लस सी। तो यहाँ पे साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो कॉस ए साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन, 2 नहीं होता है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखिएगा 2 cos a sin c था, इधर cos a sin c है, अगर इधर लाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो ओनली बचेगा cos a sin c। इसको भी इधर लाते हैं तो ये भी माइनस का हो जाता है, sin a cos c। और राइट साइड में बचता है जीरो, क्योंकि ये इधर आके माइनस, निगेटिव माइनस हो गया, तो यहाँ 2 था तो 1 बचा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब cos a sin c, sin a cos c, cos c, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास यहाँ पे साइन ए माइनस सी का इक्वल टू जीरो। अब साइन ए माइनस सी मतलब साइन थीटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या रहा होगा? तो इसका मतलब ये रहा होगा कि साइन ए माइनस सी जो है वो साइन जीरो के बराबर होगा, तभी तो जीरो आया, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अगर ऐसा है तो ए माइनस सी यहां से हमारे पास निकल के आता है जीरो। तो हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल सी के, कोण ए बराबर होगा कोण सी के। अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? सबको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो समद्विबाहु ट्रायंगल। ये कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बढ़िया सा क्वेश्चन था। हो सकता है कि समकोणीय हो, लेकिन जो हमें ऑप्शन अप्रोप्रिएट मिलता है उसके लिए अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। समद्विबाहु इसका राइट आंसर होगा, कोई संशय वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चन, इसको देखिए फटाफट, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। जल्दी फटाफट देखिए। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है इसकी शॉर्टकट हमारे इस वीडियो सीरीज में, जो हमारे पास शॉर्टकट वीडियो सीरीज है वहां पे इसका शॉर्टकट दिया हुआ है, और इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका वहां पे बताया गया है। तो वो वीडियो जाके देखें और तब इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, और 100% इसका आंसर आपको निकल के आएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ज्यादा डिटेल में ना चल के बस जो भी बेसिक सी चीजें इसमें यूज होंगी उन पे बात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x प्लस 1/3x की पावर 6 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा पद हमें फाइंड आउट करना है जो x से फ्री हो। तो कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के बाइनोमियल थ्योरम पे पूछे जाते हैं, और कई सारी ट्रिक्स मैंने उस वहां पे करा के रखी है। अगर आप वहां जाके इन सारी ट्रिक्स को देख के समझ के उसको याद रख सकते हैं तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आता है तो आप फटाफट उसको सॉल्व कर देंगे। तो हमें सॉल्व क्या करना है? सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है बाइनोमियल, ये लिखा है ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स की पावर एन के रूप में।
यहाँ पे जो ये x है इसकी घात p है और ये x है इसकी घात q है। a और b कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर a 2 है और b है 1/3। तो p और q क्या है, ये x की पावर है और यहाँ पे q इस x की पावर है। अलग अलग पावर हो सकती है या सेम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जो टोटल इन पे घात लगी हुई है वो n है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं, वो होता है n इंटू पी अपॉन पी प्लस क्यू। n इंटू पी अपॉन पी प्लस क्यू। यहाँ से r की वैल्यू निकल के आती है और फिर हम लोग rवां पद निकाल लेते हैं। मतलब r की वैल्यू जो निकलेगी वो r ये बता देगा कि ये वाला पद जीरो से फ्री है। r की वैल्यू हमें ये तो बता देगी कि ये वाला पद जीरो से फ्री है, लेकिन वो पद कौन सा है ये हमें जानना है। तो उसके लिए हम लोग टी आर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये होता है एन सी आर, ए की पावर आर और बी की पावर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर ओनली आर। ये फॉर्मूले के द्वारा हम लोग वो पद कौन सा है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करने की। तो यहाँ पे बच्चों दोस्तों P क्या है 1, P क्या है 1 और Q भी क्या है 1। तो R अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो R n इंटू पी अपॉन पी प्लस क्यू होता है। n यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 6 अपॉन 6 इंटू 1 n इंटू पी, P1 है, ये P1 है, अपॉन पी प्लस क्यू मतलब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ही हो जाएगा 6/2, 2/3। तो R की वैल्यू आ गई 3। तो जो तीसरा पद होगा थर्ड टर्म वो हमारा जीरो से फ्री होगा। अब वो है कितना, तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो R की वैल्यू पुट कर देने पर हमें मिलेगा C, 6C3। ए है दोस्तों यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 6 - 3 इंटू, और बी क्या है यहाँ पे 1/3, तो 1/3 की पावर, वैसे आर होता है तो आर यहाँ पे क्या है, आर हमारा 3 निकला हुआ है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 6 से 3 का फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3। 2 की पावर 3 बचेगी तो ये 8 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 3 1/27। इसको हम सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में क्या आएगा 6 - 3 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 3 और ये भी फैक्टोरियल 3 और इंटू में 8/27। यहाँ से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से 6 कैंसिल, ये होगा 5 चौके 20, तो 20 इंटू 8/27, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 दूनी 16, 160/27। तो कौन सा पद हमारा जीरो से फ्री होगा, तो 160/27 पद ऐसा है जिसमें x की पावर क्या होगी जीरो, x की पावर क्या होगी जीरो, ये x से फ्री टर्म आएगा। अगर ये ट्रिक आपको याद थी तो ये क्वेश्चन एग्जाम में करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। अच्छा, इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ बदलाव हो सकते हैं तो उसकी ट्रिक अलग होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि बिंदु जिनके स्थिर सदिश पोजीशन वेक्टर दिया है, 3 पॉइंट्स के 3 बिंदु के। पहला है 60i + 3j, दूसरा है 40i - 8j और तीसरा है ai - 52j है। एक सररेखीय है, ये a का मान है। कहा गया है ये 3 पॉइंट है ए बी सी और ये क्या है सररेखीय है, तो a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी 3 वेक्टर p q r संरेखीय होते हैं तो ये इस फॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं, या p - q लिख सकते हैं, q - p लिख सकते हैं, या r - p लिख सकते हैं, इस टाइप से। तो कुछ भी r - p, ठीक, r - p, 3 वेक्टर है p q और r, तो r - p ये इक्वल टाइम्स होगा अल्फा टाइम्स ओ p - q। मतलब दो दो वेक्टर को लेके उनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, p - q कर लो या q - p कर लो, मतलब r - p q - p, हाँ ऐसे कर लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन में आसान रहेगी। वेक्टर q - वेक्टर p।
कोई भी तीन में से ये कॉम्बिनेशन हम किसी के साथ भी बना सकते हैं, हर केस में आंसर सेम आएगा। उसके बाद हम इनकी वैल्यू पुट कर दे सकते हैं, एक को हम P मान लेते हैं, एक को Q मान लेते हैं और एक को R मान लेते हैं। तो R माइनस P, R हमारे पास है AI माइनस 52 जे कैप, AI माइनस 52 जे कैप माइनस P दोस्तों हमारे पास है 60I प्लस 3 जे कैप और इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ Q माइनस P, Q हमारे पास है 40I माइनस 8J और इसमें से हमें माइनस करना है 60I प्लस 3J, इतना। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, तो A माइनस 60I ये हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे I को, इन दोनों में से I को कॉमन ले लेंगे, ये माइनस लगा हुआ है। फिर उसके आगे माइनस कॉमन लेते हैं, तो 52 ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 3J, J बाहर रहेगा। अच्छा, जैसे ही हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे -52 या -3J, तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं -55J, -55J बराबर इस साइड में करते हैं, तो अल्फा तो बाहर रहेगा, अल्फा का मल्टीप्लाई होगा इस फंक्शन से, अल्फा दोनों के बाहर है, तो अल्फा से हमें अभी लेना देना नहीं है, पहले अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 40I माइनस 60I, तो माइनस का 20I बचेगा, यहाँ पे -8J और यहाँ पे +3J, ये माइनस अंदर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -8 -3 माइनस का 11J, इस अल्फा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट लेफ्ट साइड में A माइनस 60I माइनस 55J बराबर -20 अल्फा I माइनस 11 अल्फा J। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो A माइनस 60 बराबर क्या आएगा, -20 अल्फा, -20 अल्फा। इसी तरह से -55 इक्वल टू -11 अल्फा, -55 इक्वल टू -11 अल्फा। तो होगा क्या, यहाँ से हम लोग माइनस माइनस कैंसिल, 11 पचे 55, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं 5, और इस 5 को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 20 पंचे 100 माइनस का 100 हो जाएगा, तो इक्वल टू -100, और ये 60 उधर जाके +60 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास आंसर बचेगा माइनस का 40। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, माइनस का 40। समझ गए होंगे आप क्या किया गया है। किसी किन्हीं भी तीन वेक्टर को लीनियर फॉर्म में लिखने के लिए हम इस टाइप पे इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। आगे चलते हैं, तो हम लोग पहुंचते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे एक कण u वेग से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि समतल पर इसका परास प्राप्त महत्तम ऊंचाई की दोगुनी है। तो परास ज्ञात करना है। इसने सीधा सीधा कहा है कि कोई भी पार्टिकल है उसको u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, u वेग से, और ये ऐसे जाके और कहीं पे जाके गिर जाता है, तो टोटल परास इसका r है और महत्तम ऊंचाई कैपिटल H है। तो इस केस में r जो है वो h का क्या है, दोगुना है। जब कभी हम महत्तम ऊंचाई की या किसी भी एंगल पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि r की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू क्या होती है। ये हमने फार्मूले, इनके फार्मूले याद होना चाहिए कि r क्या होता है, h क्या होता है। जैसे हम जानते हैं r होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा साइन 2 थीटा अपॉन जी, और h होता है, ये 2 तो कांस्टेंट वाला, h होता है u साइन अल्फा, u साइन थीटा अपॉन 2g, क्या होता है, u साइन थीटा अपॉन 2g, ऐसा कुछ होता है। यहाँ से देखेंगे जी जी दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक u कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा u साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं u 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, अच्छा यू स्क्वायर यहाँ भी होता है, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर से पूरा यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यू बचेगा नहीं यहाँ पे, और
आगे हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा। अब दोनों तरफ का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू बचेगा 1/2। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किया, दोनों तरफ का साइन थीटा कैंसिल, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस में 1/2, 60 डिग्री। तो महत्तम परास क्या हो सकता है इसका? यहाँ पे कैलकुलेशन सही है, फॉर्मूला कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की, देख लीजिए एक बार। कुछ नहीं, यहाँ पे ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी होता है, तो एक साइन थीटा बचा रहेगा, इसीलिए यहाँ पे। तो यहाँ 2 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब कॉस थीटा को अपॉन में ले जाएंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। टेन थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है परास। परास क्या होता है बच्चों? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये परास होता है। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब टेन थीटा की वैल्यू हमें 2 पता है, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ए बी सी। टेन थीटा 2 है तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 2 है, इसका लंब बटे आधार, आधार हो जाएगा 1, तो कर्ण हम निकालेंगे इसका, तो आ जाएगा √5। ये अगर थीटा है तो। इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं इस ट्रायंगल से, लंब बटे कर्ण होता है 2/√5, तो यू स्क्वायर इंटू 2/√5 इंटू कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका 1 है, कर्ण है √5, 1/√5, और अपॉन में क्या था? जी था। तो ये सॉल्व करने के बाद 4/5 यू स्क्वायर इंटू 4/5 जी, कुछ इस टाइप का आएगा, यू स्क्वायर 4/5 जी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूले आपको कंफ्यूज में नहीं रहना है। जैसे यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल टू होता है 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, 2 2 कैंसिल होता है, जी दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, टेन थीटा की वैल्यू आई, टेन थीटा से हमने साइन और कॉस को निकाल लिया, और ये दोनों वैल्यू उठा के परास में रख के और यहाँ से इसके रेंज को कैलकुलेट कर लिया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप के क्वेश्चन टीजीटी 2021 में आपके आए हुए हैं, एंजॉय करिए इनको, और उम्मीद करते हैं सभी दोस्त इसका आंसर फटाफट निकाल भी रहे होंगे। तो इनको देखिए एक बार, फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।